कक्षाओं में हम अध्ययन कर चुके थे और हमने पूरे पाठ्य योजना का अध्ययन किया था कि कितने चैप्टर कितने दिनों में पढ़ने हैं। बात करते हैं आज कि पहला चैप्टर आपका है रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं, जिसके अंतर्गत कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं जिस पर भी हमें ध्यान रखना है कि वो टॉपिक छूट न जाए, कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट हो सकती। पहला है उसमें रसायन विज्ञान का महत्व व विस्तार। दूसरा टॉपिक है द्रव्य की कणिक प्रकृति तथा ऐतिहासिक पहुंच। तीसरा टॉपिक है रासायनिक संयोजन के नियम। चौथा टॉपिक है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। पांचवा टॉपिक है तत्व परमाणु और अणु की अवधारणाएं और परमाणु भार, अणु भार, मोल अवधारणाएं और मूलक द्रव्यमान, प्रतिशत संगठन, मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र पर आधारित गणनाएं और दो अहम टॉपिक भी बच जाते हैं जो बहुत छोटे टॉपिक हैं, स्टोइकोमेट्रिक गुणांक और सीमांत अभिकर्मक। हम पहले टॉपिक पर ही डिस्कस करें आज के लिए रसायन विज्ञान का महत्व व विस्तार। पहला टॉपिक है रसायन विज्ञान का महत्व व विस्तार। इसके तहत हमने कुछ क्लासेस में बतलाया था रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, उनकी रचनाओं का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान दो शब्द रसायन धन विज्ञान। रसायन शब्द का तात्पर्य क्या है बताया होगा हमने। यह दो शब्दों से मिलकर बना है रस और आयन, अर्थात जिसका अर्थ होता है रस का आश्रय। रस का आश्रय, रस का तात्पर्य क्या है तो रस, प्राचीन समयों में रस को भस्म या धातु कहते थे और विज्ञान आपने पढ़ा होगा सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान की बात करें, रसायन विज्ञान के वर्तमान जनक लेवोसिए को कहा जाता है। लेवोसिए को वर्तमान रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। वर्जिलियस को रसायन विज्ञान का पितामह कहा जाता है। रसायन विज्ञान का पितामह कहा जाता है। रसायन विज्ञान के पिता किन्हें? लेवोसिए को या जनक। और रसायन विज्ञान के पितामह किन्हें? वर्जिलियस को। रसायन विज्ञान के खंडों की बात करें तो रसायन विज्ञान को मुख्यतः वर्तमान रसायन जो आधुनिक रसायन विज्ञान है उसे मुख्यतः 5 खंडों में बांटा गया है। पहला है अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। दूसरा है कार्बनिक रसायन। तीसरा है भौतिक रसायन। चौथा है जैव रसायन और पांचवा है आपका वैश्लेषिक रसायन। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अकार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि चट्टानी, पर्वत आदि, मिट्टी। कार्बनिक रसायन के तहत, कार्बनिक रसायन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं अंग्रेजी में। इसके अंतर्गत हम कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं। भौतिक रसायन अंग्रेजी में इसे फिजिकल रसायन कहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। जैव रसायन बायोकेमिस्ट्री, जीवधारियों के अंतर्निहित जो सारी रासायनिक अभिक्रियाएं या जैविक क्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन हम जैव रसायन के अंतर्गत करते हैं। वैश्लेषिक रसायन सबसे अहम रसायन विज्ञान की शाखा मानी जाती है क्योंकि एनालिटिकल, इसको अंग्रेजी में एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं।
क्योंकि यह से समस्त पदार्थों में अवयवी संगठकों का अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है। मतलब यदि हम किसी भी खाद्य पदार्थों में दोषों को देखना चाहते हैं, मिलावट को देखना चाहते हैं, तो उसका अध्ययन हम किस रसायन के तहत करेंगे? वैश्लेषिक रसायन के तहत करेंगे। कुछ अहम बिंदुओं पर और भी ध्यान देंगे। अकार्बनिक रसायन के पिता किन्हें कहा जाता है? फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अल्फ्रेड वर्नर को कहा जाता है। अल्फ्रेड वर्नर को कहा जाता है। वो क्यों सर? तो अल्फ्रेड वर्नर ने अपने स्वप्न में निकेल टेट्राकार्बोनिल निकेल की संरचना को ध्यान दिया और बतलाया कि इसकी संरचना टेट्राहेड्रल समचतुष्फलकी होती है, और अगले दिन इन्होंने प्रयोगशाला में इसकी संरचना को समचतुष्फलकी ही पाया, और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किन्हें कहा जाता है? फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओहलर को कहा जाता है। ओहलर वर्जिलियस के शिष्य थे। वर्जिलियस द्वारा प्रतिपादित वाइटल फोर्स थ्योरी, जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन ओहलर ने किया। जैव शक्ति सिद्धांत कहती थी कि कोई भी जैविक पदार्थ, ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल जीवधारियों से प्राप्त किया जा सकता है, उसे प्रयोगशाला में निर्मित नहीं किया जा सकता। यही सिद्धांत वाइटल फोर्स थ्योरी के अंतर्गत, जिसको वर्जिलियस ने प्रतिपादित किया था, लेकिन इस सिद्धांत का खंडन ओहलर ने कर दिया। ओहलर ने कहा नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण प्रयोगशाला में किया जा सकता है, और उन्होंने अमोनियम साइनेट पत्थर को लिया, जो कि एक अकार्बनिक पदार्थ था। इसको लेकर उन्होंने गर्म किया, और गर्म करने के बाद फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहला कार्बनिक यौगिक का प्रयोगशाला में निर्मित किया, जिसे यूरिया कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है वह कौन सा यौगिक है जिसे प्रयोगशाला में पहले निर्मित किया गया? तो आप यूरिया बताएंगे, और यूरिया को IPAC नाम में एमिनो मेथनामाइड कहा जाता है। बहुत सारे कंपटीशन में पूछा गया है कि यूरिया का IPAC नाम क्या होता है? मेथनामाइड, एमिनो मेथनामाइड। और इसको आप पढ़ेंगे IPAC जब आपको पढ़ाया जाएगा। और साथ ही साथ अहम पॉइंट एक और, फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री किसे कहते हैं? फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री तो ई ओस्टवाल्ड को कहा जाता है। ई ओस्टवाल्ड को कहा जाता है। तो आपको पढ़ना है फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अल्फ्रेड वर्नर, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओहलर, फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री ई ओस्टवाल्ड। ये स्मरणीय बिंदु हैं, इनको अपनी कॉपी पे नोट करेंगे आप। नेक्स्ट टॉपिक है द्रव्य, जिसे अंग्रेजी में आप मैटर कहते हैं, और पदार्थ सबस्टांस। दोनों की अंग्रेजी अलग है, लेकिन परिभाषाएं लगभग समान ही। बात करते हैं द्रव्य किसे कहते हैं, तो कक्षा 9 की कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा द्रव्य पदार्थ, मतलब द्रव्य की बात करें तो वो जो स्थान घेरता है, जिसमें भार या द्रव्यमान होता है, जिसका अनुभव हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, द्रव्य कहलाता है। द्रव्य की अवस्थाओं की बात करें जाए तो द्रव्य की मूलभूत अवस्थाएं, द्रव्य की मूल अवस्थाएं मुख्यतः 3 मानी गई हैं। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव, और तीसरा है गैस। इसके अतिरिक्त भी अवस्थाएं हैं जिन पर बात किया गया है। चौथा है प्लाज्मा, जिस पर बात करते हैं हम प्लाज्मा, और पांचवा बोस-आइंस्टीन। लेकिन इन दोनों पर बहुत ज्यादा विशेष ध्यान नहीं देना है। आपको सिलेबस के अंतर्गत सॉलिड, लिक्विड,
और गैस को ही पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ना है। सॉलिड की परिभाषा को आप जानते हो, लिक्विड को भी जानते होंगे, गैस को भी जानते होंगे। फिर भी थोड़ी सी बात करें, जिसका आकार व आयतन निश्चित, ठोस अवस्था। जिस द्रव में बात करें तो आकार अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित होता है। गैस का आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है। इनके अतिरिक्त ठोस को कम संपीड़ित किया जा सकता है, द्रव को उससे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है, गैस को बहुत ही ज्यादा संपीड़ित किया जा सकता है। आप जानते होंगे आपके घर में जो प्रयोग की जाती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का नाम सुना होगा। उसमें नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन और कुछ मात्रा में प्रोपीन को मिश्रित करके उसको उच्च दाब पे कंप्रेसित करके द्रव रूप में परिवर्तित करके आपके खाद्य गैस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, जिससे आप खाना बनाते हैं अपने घरों में। बात करते हैं द्रव्य की अवस्था परिवर्तन। सबसे टॉपिक अहम होता है अवस्था परिवर्तन, जिसमें आप ताप परिवर्तन करके भौतिक द्रव्य की एक अवस्था को दूसरी अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। अवस्था परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि ठोस को गर्म कर दें तो ठोस को गर्म करने पर यह द्रव में बदल जाता है और यह घटना क्या कहलाती है? गलन। और जिस निश्चित ताप पर यह घटना होती है वो उस ठोस का गलनांक कहलाता है। द्रव को गर्म करने पर वह किस में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। यह परिघटना क्वथन कहलाती है और जिस निश्चित ताप पर होती है उस द्रव का क्वथनांक कहलाती है। इसके अपोजिट चलें, ठंडा करने पर तो गैस को ठंडा करने पर वह द्रव में बदलने लगता है। यह प्रक्रिया द्रवण कहलाती है, कंडेंसेशन कहलाती है। और द्रव को ठंडा करने पर यह पुनः ठोस में परिवर्तित हो जाती है। यह परिघटना हिमीकरण कहलाती है। कक्षा 9 की कक्षाओं में आप गलन, गलनांक, क्वथन, क्वथनांक, हिमीकरण, हिमांक और द्रवण पढ़े होंगे कहेंगे। अच्छा सा नोट्स इस पर भी आपको दिया जाएगा। इसके अलावा भी पदार्थ की कुछ अवस्थाओं को आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं और गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। इन पदार्थों को ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातज पदार्थ। और यह परिघटना क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। और गैस को ठंडा करने पर बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। यह प्रक्रिया निक्षेपण कहलाती है। क्या कहलाती है? निक्षेपण कहलाती है। इसको आप पढ़ेंगे और कुछ अहम क्वेश्चंस हैं जिनको पर भी आप डिस्कस करके हमें बताएंगे कि जल का क्वथनांक क्या होता है, बर्फ का गलनांक क्या होता है और जल का हिमांक क्या होता है। और एक सवाल और भी आपसे पूछा जाएगा हमारी तरफ से, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का केल्विन में शुद्ध मान क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड का केल्विन में शुद्ध मान क्या होता है? नंबर दूसरा, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे बदलते हैं? केल्विन को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलते हैं? इसका सूत्र कितने लोगों को पता है? ये जानकारी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में देंगे। थैंक यू।